हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो भैया हम चला रहे हैं आपकी कैटेगरी, आपका चैप्टर चल रहा है जिसमें हम आपको एक लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा फटाफट से देख आइए, लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उसी में आगे बढ़ते हुए भैया, कल हमने सीखा था इंटरेस्ट इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी और कैटेगरी क्या होती है ना। तो उसी में आगे बढ़ते हुए भैया आज हम सीखने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। भैया आज हम सीखने जा रहे हैं कार्तीय इक्वेशन, कैटेगरी की कार्तीय इक्वेशन सीखने जा रहे हैं। यानी कि कुछ नहीं है जो हमने भैया, कुछ नहीं है जैसा कि हमने कल सीखा था इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी, यानी कि ऐसी इक्वेशन भैया जो आपकी साई और एस में दी गई हो। कुछ नहीं है जो हमने कल सीखा था। हमने कल क्या सीखा था? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी। तो उसी इक्वेशन को भैया अब हम कार्टेशियन रूप में लिखने वाले हैं। आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं। जो भैया आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है वो आपकी एस और साई में होती है। किस में होती है? एस और साई में। कैटेगरी की वो इक्वेशन जो एस और साई में होती है क्या कहलाती है? आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसको हम कल प्रूफ कर चुके हैं ना। अब हम इसी से आज हम सीखेंगे भैया कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। कुछ नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन में हम इसी इक्वेशन से, यानी कि जो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन है उसी की सहायता से हम भैया कार्टेशियन इक्वेशन की ओर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? इंट्रिंसिक में क्या होता है? एस और साई होते हैं। कार्टेशियन में आपकी एक्स और वाई होंगे। यानी कि जो आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन है हमें इसी का यूज़ करके इसमें से एस और साई को भगाना है, इनको एलिमिनेट करना है और हमें इक्वेशन लेकर के आनी है स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई में। आई होप कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। यानी कि जो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन थी एस और साई में, जो हम कल प्रूफ कर चुके हैं, हम उसी इक्वेशन को कार्टेशियन रूप में लेके आ सकते हैं। किस तरह से लेके आएंगे? हम क्या करेंगे? एस और साई को हटा देंगे और एक्स और वाई में लेकर के आएंगे। यानी कि आपकी इक्वेशन जो कार्टेशियन की होती है वो एक्स और वाई में होती है। यानी कि कॉमन कैटेगरी की कोई ऐसी इक्वेशन जो आपकी एस और साई में हो वो आपकी होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन, और ऐसी इक्वेशन जो आपकी एक्स और वाई में हो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। तो आज हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं। फटाफट से एक रफ नोट को एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। भैया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम इंट्रिंसिक इक्वेशन से ही हम कार्टेशियन तक पहुंचेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रिंसिक इक्वेशन का इसमें यूज़ है उसकी मैं थोड़ी सी रूपरेखा खींच के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कल वाला। देखिएगा हम क्या करते थे कल, हमने कोई दो पॉइंट्स लिए ए और बी, इनको हम कस्प बोलते हैं, ठीक। फिर हमने क्या किया था भैया, हमने इसमें कोई स्ट्रिंग लगाई थी जिसमें झोला आ रही है, या आपकी कैटेगरी है ना। सब चीज़ कल बता चुका हूँ मैं। यहाँ के जो बीच का डिस्टेंस है आपका ये एक्स, या कोई पॉइंट आपका डी है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओ, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपकी दूरी एक्स, ये आपकी दूरी एक्स, एंड यहाँ पे आपका ये सी, ये क्या आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैटेगरी, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी स्मॉल सी, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिया था पी जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स एंड वाई, और यहाँ पे हमने एक चाप खींचा था, इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी एस थी। और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट खींची थी जहाँ पे टी नॉट टेंशन काम कर रहा था, और यहाँ पे भी मैंने एक टेंजेंट खींची थी, यहाँ पर टेंशन टी काम कर रहा था, और ये टेंजेंट है क्या, वो एक्स एक्सिस की अलॉन्ग में आपका साई एंगल क्रिएट कर रही थी। यानी कि कल हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में ये सब सीखा था। तो हम भैया हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी इंट्रिंसिक इक्वेशन को ही हमें चेंज करना है, किसमें? कार्टेशियन फॉर्मेट में लेकर के आना है, ठीक। तो पहले हम दिखा देते हैं यहाँ पर वी नो दैट। देखिए इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे। वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या है, हमें ओनली इंट्रिंसिक इक्वेशन पता है, इससे हम कार्टेशियन पर पहुँचने वाले हैं। देखिएगा वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, मैं बोलने का प्रयास कर लूँगा, आप लोग लिखने का मैनेज कर लेना, ठीक है। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी क्या होती है? याद है? भूल के कल मैंने कराई थी, जल्दी बोलो फटाफट से। यस, एस इजिकल टू सी टेन साई। भैया हम इतना केवल जानते हैं, है ना, हमने यही जानते हैं। यहाँ दिखा देंगे यहाँ पे वेयर, यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। वेयर एस क्या है भैया? एस आपका है द लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क की तो है ना, इसको क्या बोलेंगे? सीपी, है ना, सीपी। देन यहाँ पे आपका जो सी है वो सी क्या है? वो आपका डिस्टेंस है, किसका? डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेगरी। सी क्या है भैया? डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, किसका डिस्टेंस है? देखो ये सी, इसके बीच का डिस्टेंस है, ये आपका सरफेस है, और ये आपका कैटेगरी का क्या है? लोएस्ट पॉइंट, है ना। सी डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेगरी,
लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटेनरी। ठीक है भैया, यहाँ पे स्मॉल सी है वो क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट और आपका जो सरफेस एरिया है उसके बीच का डिस्टेंस है। एंड यहाँ पे साई क्या है ना, साई इज द एंगल। साई किसका एंगल है भैया, जो आपकी टेंजेंट बन रही है एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये उसका एंगल है ना। साई इज द एंगल, किसका एंगल है, ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। यानी कि मैंने कुछ नहीं किया है अभी, सिंपली जो हमने काम किया था, जो हमने कल काम किया है, हम थोड़ा बहुत उसी को लिख रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है आज का, 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमने कल किया था मैंने बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया है। देखिए हमने क्या किया, हम जानते हैं इंटर की क्वेश्चन ये होती है आपकी एस इक्वल टू सी टेंसा है। यहाँ पे जो आपका एस है वो आपकी लेंथ है, आर्क की जो सी पी पोर्शन हमने कल खींचा था उसकी लेंथ है ना, जो सी है वो ये डिस्टेंस है स्मॉल सी। किस किस का डिस्टेंस है, सरफेस एरिया और आपको जो कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट है कैपिटल सी, उसके बीच का डिस्टेंस है ना। ना जो आपका साई है वो साई क्या है भैया, आपका एंगल है। किसका एंगल है, आपकी टेंजेंट का एंगल है, जो एक्स एच के अलॉन्ग में टेंजेंट बना रही है। यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। अब जो काम शुरू होता है, अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जूम कर रहे होगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप में आ रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं इसकी डिस्टेंस y लगा दूँ, जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, फीलिंग आ रही है। हमें अब कुछ नहीं करना है, कार्टेशियन फॉर्म में जाने के लिए मैं इसी ट्रायंगल को मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। फिर हम सारा काम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। और अभी आपका एस और साई खत्म होता है और एक्स और वाई में हवाल इक्वेशन आती है, समझ गया। मैं इसी ट्रायंगल यहाँ पे जो बन रहा है उसको यहाँ पे जूम करके लेके आता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, सूक्ष्म ट्रायंगल है तो मैं अल्पांश के रूप में यहाँ पे मैं वैल्यूज लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ डी एस, या आपका वाई एक्सेस डी वाई, ठीक है। यहाँ पे डी लगा दिया मैंने, अल्पांश के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि आपका ट्रायंगल सूक्ष्म है, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हर चीज़ में अल्पांश लूँगा, है ना। नीचे क्या है, डी एक्स, ठीक। फिर आपको पता है भैया, आप लोग हाई स्कूल से सीखते आए हो, अगर आपको ऐसी फॉर्मेट दिखती है आप तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, है ना। तो यहाँ पर वही करने वाले ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाने वाले हैं, वो क्या होती है आपकी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है भैया। नाउ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डी एक्स का स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ। नीचे मुझे कितना मिलेगा, देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक आनी ठीक है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ओनली यहाँ पर जो ट्रायंगल बन के आ रहा था मैंने उसी को जूम करके ले लिया है। हम इसी वे से, ये बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही आराम से, आपकी बुक में थोड़ा सा क्रिटिकल दिया हुआ है हम ना इस छोटे सिंपल वे से बड़े आसानी से कार्टेशियन इक्वेशन की आप पहुंच जाएंगे, ठीक। यहाँ तक आनी ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का एरेज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डी एक्स को वापस से उधर भेज देता हूँ, है ना। डी एक्स का स्क्वायर बराबर कितना है, देखिएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इंटू आपका डी एक्स का स्क्वायर। नाउ देन यहाँ पे मैं स्क्वायर से उधर रूट लगाता हूँ। देखिए मुझे कितना मिलेगा, डी एस बराबर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिलेगा डी एक्स। इस डी एक्स को अगर वापस लाना चाहूँ तो वापस ला सकता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। बार बार कह रहा हूँ हमें भैया एलिमिनेट करना है, हमें यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन का ही सहायता लेकर के हमें एस और साई को हटाना है और एक्स और वाई को लेके आना है। तो ना यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप वो मानना जो मैंने आपको बताया था। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ऊपर वाली बनी थी, मैंने आपको बताया था ना, इंट्रिंसिक इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिखाई थी, वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। तो देखिए मैंने क्या कहा था, हमें एस और वाई को हटाना है इंट्रिंसिक इक्वेशन की सहायता से। अब देखो उसी की सहायता लेने का समय आ गया। हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी थी, क्या थी इंट्रिंसिक इक्वेशन, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। अब इसी की सहायता लेंगे, जरा गौर से देखना। यहाँ पे क्या है, डी एस ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या है, सिंपल एक्स। आपको फीलिंग आ चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ तो हम इतने पोर्शन को इतने पोर्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि एस खत्म हो जाएगी। लेकिन एस खत्म होने से पहले इस टेन साई का भी काम तमाम कर देते हैं। आपको पता है, आप लोग 12th से सीख के आ रहे हो, जो आपके टेन साई है वो क्या होती है, प्रवणता होती है। क्या भैया मैं टेन साई को डी वाई ओवर डी एक्स, क्या आपने कभी नहीं पढ़ा है, इन को पढ़ा है, क्लास 12 तक पढ़ा था। प्रवणता होती है रेखा की ढाल, पढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे वही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें साई तो खत्म करना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, एस और साई खत्म करेंगे। देखो एस यहाँ से खत्म हो जाएगी, इसका अगर मैं एक बार डेरिवेटिव कर दूँ तो हम इस स्टेप को इस स्टेप से सब्स्टिट्यूट करके हटा सकते हैं, और इस साई को हम इस स्टेप से हटा देंगे। साई बराबर क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ऑटोमेटिक कहानी एक्स और वाई में आने वाली है। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, एस बराबर सी
डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, यहाँ पे मैंने ये क्या रख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स रख दिया। नाउ अब इस शकल को ऐसा बनाने के लिए ताकि आपस में ये खत्म हो जाए, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा देखिएगा, डी एस ओवर डी एक्स बराबर सी, इसका करेंगे डबल टाइम हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 बड़े आसानी से आप देख सकते हो। अब मैं इसकी जगह बराबर में ये लिख सकता हूँ और ये आपकी खत्म हो गई। ठीक, ना यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। देखिएगा यहाँ पे कितना आने वाला है, अब आपको मिलेगा सी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। जिनेंगे आंसर। अरे भैया हमें लेके इक्वेशन कहाँ में आनी थी, कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये तो आपकी वेव की इक्वेशन आ गई। आपको पता है भैया प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एक वेव की इक्वेशन होती है, तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन नहीं है। कार्टेशियन तब मानी जाएगी जब प्योर एक्स एंड वाई में हो, डिफरेंशियल जैसी फॉर्मेट में आ गई है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ आना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी बता दूँगा। देखो इसकी पहले मैंने फॉर्मेट पहचानी। देखो ऑर्डिनरी है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा चैप्टर था याद है, भूल गए, हमने पढ़ा था सेकंड बुक में, ओडी चैप्टर 8, याद आ गया। आप देखो उसी कंसेप्ट से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि इतना नहीं छोड़ सकते भैया, ये हमारी वेव की इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आंसर चाहिए हमें कार्टेशियन फॉर्म में, ओनली एक्स और वाई सिंपल आएंगे, इसमें डिफरेंशियल जैसी फॉर्मेट नहीं आएगी। ये फॉर्मेट आपकी अवकल समीकरण जैसी है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर की, इसका ऑर्डर 2 है। चैप्टर 8 वाले मेथड से सॉल्व करूंगा। चैप्टर 8 वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, कुछ नहीं, आपको याद होगा, हम एक नया वेरिएबल लेट करते थे अपनी तरफ से, याद है कि बोल के चैप्टर 8 लास्ट एक्सरसाइज। देखो वही करने जा रहा हूँ, है ना। ऊपर का थोड़ा सा रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं है तो आप देख लेना, चैनल पर लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से ओडी नहीं की है तो कर लेना, है ना। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जेड। कुछ याद आ रहा है ना, ऐसे तो करते थे हम चैप्टर नंबर 8 में आपके ओडी में, अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल लेट करते थे। ना इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, डी जेड ओवर डी एक्स के। अब तो याद आ रहा होगा भैया, फीलिंग मैच हो रही होगी, है ना। यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर कितना मिलेगा देखो, सी डी जेड ओवर डी एक्स बराबर, हमने ऐसा क्यों करते थे आपको ये भी पता है, क्योंकि भैया हमें ये बात मालूम है, जब हमने चैप्टर नंबर 8 किया था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल सॉल्व करने का हम कोई फार्मूला नहीं है। हम इस अलग वेरिएबल्स को लेट करके हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके करते थे। देखो वही काम यहाँ पे हो रहा है, देखो भैया देखो वही काम यहाँ हो रहा है। सेकंड ऑर्डर थी, देखो ऑटोमेटिक हमने अलग वेरिएबल लेट करके इसको फर्स्ट ऑर्डर में बना दिया। क्योंकि ये बात जब हमने चैप्टर नंबर 8 किया था तभी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने का हम कोई फार्मूला नहीं है, हमें उसी को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम करते थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना, एक अलग वेरिएबल को लेट करके। ना यहाँ कितना मिलेगा देखिए, 1 प्लस जेड स्क्वेयर। अब देख सकते हो आप लोग, इस सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है ना, डी जेड वाले डी जेड की तरफ, डी एक्स वाले डी एक्स की तरफ। तो कितना मिलेगा देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा सी और 1/रूट में 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड बराबर डी एक्स। कर दो इंटीग्रेशन। अब दिक्कत आएगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन याद है कि भूल गए क्या? कोई मुझे 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका इंटीग्रेशन बता सकता है भैया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? याद करो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, बस थोड़ा सा। काफ़ी सारे लोगों को दिमाग में भैया एक चीज़ आ रही होगी, भैया लॉग वाला फॉर्मूला लगा दो जो हमने इंटर पढ़ा था, बड़ा वाला। अरे भैया बात तो बहुत जटिल हो जाएगा, बात है नहीं, एक नया तरीका सोचो। चलिए इसको मैं आपको एक कनेक्टिविटी बताता हूँ बढ़िया वाली। देखो कैसी कनेक्टिविटी, आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। अगर भैया आपने कभी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है? अरे अब नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लिया, अब जो मत करना, नहीं पढ़ा है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है भैया वो जो होता है 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स का रोल यहाँ जेड अदा कर रहा है, तो सीधी सी बात है, ये कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा, ये सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, जो को बात बनती है, फीलिंग आ रही है? बराबर यहाँ पर डी1 डी एक्स है, 1 डी एक्स का आपका हो जाएगा एक्स। इसको रफ कर देते, थोड़ा सा रफ काम मैंने आपको करके दिखाया, ठीक भैया। लेकिन यहाँ पे प्लस में ए और आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि भैया जो हमारा इंटीग्रेशन है इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा भैया क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अब ये कांस्टेंट लफड़ा पे डालेगा, कांस्टेंट हमें चाहिए ही नहीं। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए अब हम पहुंचेंगे इनिशियल कंडीशन के पास। इनिशियल कंडीशन कहाँ है? ये लोएस्ट पॉइंट सी पे आ जाए, यहाँ पे से हमें इनिशियल कंडीशन मिलेंगी। कैसे मिलेगी? यहाँ सी पे आप देख सकते हो, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है भैया वो 0 है। कितना है? 0।
तो यहाँ पे आप इनिशियल कंडीशन डाल रहा हूँ मैं, गौर से देखना यार। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कितना है, x बराबर 0 है। जब x बराबर 0 है तो z बराबर कितना होगा, अरे z बराबर क्या था, dy ओवर डी एक्स। z बराबर क्या था, dy ओवर डी एक्स। क्या जे भी 0 नहीं होगा? आप मुझसे कहोगे 0 कैसे हो गया ये? अरे भैया फीलिंग करो, हम अभी y एक्सिस पे हैं, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा आपका जिसका डेरिवेटिव मैंने x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो क्या वो 0 नहीं आएगा? एब्सोल्युटली 0 आएगा। इसलिए भाई यहाँ पे x बराबर 0 है तो z बराबर 0 होगा। यहाँ डाल के देखो, देखते हैं a का वैल्यू कितना आता है। a बराबर 0 आएगा, फीलिंग आ गई। sin 0 का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, कोई डाउट यहाँ तक? इसमें ले जाके पुट कर दो, है ना। तो कितना मिला मुझे, x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। अब भैया हमें कहानी लेकर के आनी है एक्स और वाई में, क्योंकि मैंने बताया जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो एक्स और वाई में होती है। ये जेड कहाँ से आया? अरे भैया जेड तो खत्म करो, जेड लिया कहाँ से था, जेड यहाँ से उठाया था, तो यहीं पर ला के खत्म करो वापस। क्या करेंगे, जेड खत्म करेंगे। अब कैसे जेड खत्म होगा, इस जेड को अकेला करो, क्योंकि हमें पता है इस जेड जो रूप खोलेगा अपना वो डी वाई ओवर डी एक्स में खोलेगा। अब साइन के एंगल में डी वाई ओवर डी एक्स थोड़ी आता है, डी वाई ओवर डी एक्स तो अलग से आता है, जिसके बाद हम उसको सेपरेट करके डिफरेंशियल कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वही क्या करना पड़ेगा, एक्स के बट्टे में सी भेजो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। लो हो गया जेड सेपरेट, जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या करेंगे, देखो जेड खोल दो। अब जेड बराबर क्या लेट किया था हमने, डी वाई ओवर डी एक्स। जेड को खत्म करना है क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए ओनली एक्स और वाई में, जेड लफड़ा डालना है। खोल दिया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक, अब यहाँ देखिएगा वही पुराना काम, एक्स के टर्म एक्स की और वाई के टर्म वाई की और दोबारा सेपरेट करना पड़ेगा। कर दीजिए, डी वाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कर दो इंटीग्रेशन। वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। माइनस नहीं आएगा इसमें, ठीक। जिसको हमने लेट किया था उसका दोबारा करते हैं, बट्टे में लेट किया था हमने किसको, एक्स अपॉन सी को, एक्स अपॉन सी का दोबारा करो, बट्टे में क्या करेंगे, डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स। एक स्टेप में कर दूं, एक्स का 1 हो गया, सी आपका बचा, सी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सी आपका कॉस के बगल में आ जाएगा। समझते हो, मैंने स्टेप थोड़ा सा गायब कर दिया तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा, बीटा आएगा इस बार। क्यों आएगा कांस्टेंट? अरे भैया जो आपने इंटीग्रेशन किया है वो आपका लिमिट नहीं है, उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं बताती तो अब पता चल गई है। जो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं उनमें हमेशा कांस्टेंट आता है, और जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म है उसमें इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। हमें ओनली इक्वेशन एक्स और वाई में चाहिए, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करेंगे, वाला में कैसे करो, पहुँचो वही बात, दोबारा कहाँ पहुँचेंगे हम, इनिशियल वैल्यू के पास आएंगे जाएंगे। अब तो फीलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचे थे, देखो यहाँ पे हम आए थे एक्स बराबर 0, ये हमारी क्वेश्चन इस टाइप में थी, हमने वैल्यू निकाली थी एक्स की, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई। तो क्या आप में से भैया कोई मुझे बता सकता है कि इस सी पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा सोचो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सी पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? अरे भैया ना पहचान पा रहे, चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। कक्षा 9 में आपने ग्राफ खींचे होंगे थोड़े बहुत, 0 1 2, ठीक, ये 1 ये 2, फीलिंग करना। हम यहाँ से एक पॉइंट ऊपर गए, यहाँ पे x0, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है 0,1। ये 1 का है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये 1 का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 0 से हम C पॉइंट पे गए, इसकी डिस्टेंस कितनी है C, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या भैया, वो 0,C नहीं होगा, जो को नहीं होगा। फीलिंग आ गई? कुछ नहीं करेंगे, देखो छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने ये एग्जांपल लेके दिखाया। यहाँ पे आप यहाँ पे 2 पे पहुँच जाओ, 2 पे पहुँच गए, 2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक चले 1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक चले 2 डिस्टेंस, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,2। ऐसे ही भैया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे चले, यहाँ पे कितना चले हम C चले, तो भैया यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,C, जो का फीलिंग आ गई। तो यहाँ पे हम y बराबर, यहाँ का y का x और y, जो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया C आया। लगाओ यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे लगाएंगे इनिशियल कंडीशन, टेकिंग इनिशियल कंडीशन, टेकिंग इनिशियल कंडीशन लगा दीजिएगा, y बराबर C, कितना, y बराबर C रखो, यहाँ पे कितना आता है y बराबर C और x बराबर कितना 0, क्योंकि आपको पता है भैया y एच पे x का मान 0 होता है, 0,C इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आया। समझ चुके हो, डालो यहाँ कितना मिलता है, C बराबर यहाँ रखेंगे 0, cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ पर C देगा प्लस का बीटा, तो ये देख सकते हो बीटा का वैल्यू कितना आया 0 आया। यानी कि अब जो हमारा बीटा यहाँ पे 0 रखेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा भैया वो होगा हमारा प्योर कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन। देखिएगा तो 9 यहाँ पर रखते हैं, हमें मिलता है कितना, y बराबर C cos हाइपरबोलिक x अपॉन C
It's a required Cartesian equation. It's required Cartesian equation of common catenary. भैया ये छोटा सा डेरिवेटिव टाइप में मैंने करके दिखाया, ये होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो फटाफट समझ कमेंट करके बताइए। वैसे कोई होगा नहीं, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का बखूबी प्रयास किया है। बस राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मैं प्रॉपर बोलता रहता हूँ जिससे आप नोट कर सकते हैं ना। तो समझ चुके होगे। आइए एक बार इसका पुनः रिविज़न करते हैं। देखिएगा आराम से, ठंडा दिमाग, सारा दिमाग बोर्ड की ओर। देखिएगा कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। मैंने भैया आपसे एक बात कही थी, कार्टेशियन इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो आपकी एक्स और वाई में हो, यानी कि कॉमन कैटेगरी की ऐसी इक्वेशन जो आपकी एक्स और वाई में हो। अब आप बात करते हैं इंटरेस्ट की इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन भैया जो आपकी एस और साई में हो। कल हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था भैया हम इंटरेस्ट इक्वेशन से ही कार्टेशियन इक्वेशन की शक्ल तक पहुँचेंगे। कैसे? इस एस और साई को हटा के एक्स और वाई लेकर के आना। अब देखो मैंने भैया आपको रूपरेखा खींच के दिखाई कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। कल आपने अगर मेरा वीडियो कल वाला देखा होगा तो भैया आपके समझ में आएगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा भैया कल वाला वीडियो जरूर देख के आए। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, कल का हमारा फर्स्ट लेक्चर जरूर देख करके आए। आपका लेक्चर नंबर 2 है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन मिल जाएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आए, ठीक। और जो लोग लेट आए हैं वो लोग, उनसे मेरी गुजारिश है भैया वो कृपया करके स्टार्टिंग से देखें, अदरवाइज आपके कुछ भी बोले नहीं पड़ेगा। वीडियो को प्लेबैक करके दोबारा देखें तब यहाँ पे आएँ, ठीक। देखिएगा फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको रूपरेखा खींच के दिखाई। कल जो मैंने क्रियाकलाप किए थे मैंने सारे वो किए। फिर मैंने बताया एस क्या है, सी क्या है, साई क्या है ना, सब चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। उसके बाद मैंने क्या कहा था, हमें एस और साई को कैसे ऊपर खत्म करना है, एस और साई एलिमेंट करना है। तो उसको एलिमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल बना था मैंने उसको उठाया, उसको मैंने जूम कराया। फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि भैया मुझे एस और साई को एलिमिनेट करना है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस अधर का वर्ग मैंने यहाँ पे करके दिखाया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमें पता है जो आपकी इंटरेस्ट की क्वेश्चन होती है वो आपकी क्या होती है, एस इक्वल टू सी टेन साई, और यहाँ पे डी एस है। इसीलिए मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम इसकी मैंने कनेक्टिविटी करी आपस में, क्योंकि इन्हीं दो इक्वेशन से एलिमेंट हो सकता है, ठीक। तो मैंने वही सब चीज़ किया, आप मैंने करके दिखाया आप लोगों को, है ना। उसके बाद फिर हमने पहुँचे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। फिर हमें जो इक्वेशन मिली एलिमेंट होने के बाद वो लंबी सी मिली, लेकिन हमें इक्वेशन क्या की चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन, लेकिन हमें निकल के आई डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए कार्टेशियन। तो मैंने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब आपको आना चाहिए भैया। अगर आपको हमारे चैनल से ओडी पढ़नी है पूरी चैप्टर नंबर 1 to 8 अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारा हमने कवर कराया है चैप्टर नंबर 1 to 8, और आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट कर दी है। सेकंड बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उसका मेथड आपको आना चाहिए। वही मैंने यहाँ पर मेथड अप्लाई किया। आपको पता है जो आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला बनानी है, उसमें हमेशा हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल लेट करते हैं, उसको फर्स्ट ऑर्डर में लेके जाते हैं, तब उसको हम देन सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से z एक वेरिएबल ऐड किया, जिसके बाद मैंने सॉल्यूशन वाला मेथड लगाया, फिर हमारा आंसर आया। लेकिन फिर मैंने आंसर जो आया भैया, हमारा जो इंटीग्रेशन हमने किया उसमें लिमिट नहीं है कोई, सिंपल इंटीग्रेशन है यानी कि इंडेफिनिट है, तो उसमें कांस्टेंट आएगा। लेकिन हमें कांस्टेंट को हटाना है क्योंकि हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आती है, इसमें देख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना। उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे गए। उसको हटाने के लिए भैया हम इनिशियल कंडीशन के पास गए। इनिशियल कंडीशन हमारी ये होगी हमेशा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वैल्यू निकाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू 0 है, उस टाइप से हमने इनिशियल कंडीशन डाल के दो बार हमने किया। यहाँ पे हमारा z आया। फिर हमें कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए केवल x और y में, तो z बैठाना पड़ेगा, लेकिन हमने z ऑलरेडी लेट किया हुआ था किसके बराबर, dy/dx के। तो उस तरह से मैंने यहाँ पर ये सेपरेट किया। फिर मैंने इसका पुनः इंटीग्रेशन किया। देन यहाँ पे फिर दोबारा से कांस्टेंट वैल्यू आई। फिर कांस्टेंट को फिर हटाने के लिए फिर दोबारा मैं गया इनिशियल कंडीशन के पास, और देन यहाँ से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मिली 0। और देन हमारी जो प्योर इक्वेशन छट कर गई कार्टेशियन इक्वेशन, वो आई आपकी y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन। हमारा आज का टॉपिक समझ में आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। इसमें आपको मैं छोटी सी एक जानकारी और देना चाहता हूँ। देखिएगा इसका जो मुंह खुलेगा किस तरफ खुलाएगा मुझे बताओ। y बराबर c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का जो मुंह बनेगा वो किस तरफ बनेगा, आप देख सकते हो y एक्सिस की ओर बन रहा है। इसका भी एक लॉजिक है, एक रीज़न है। देखिए आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला का इक्वेशन, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक। तो आपने कभी फील किया भैया कि हमेशा वाई स्क्वायर बराबर 4ax का जो मुंह खुलता है वो एक्स एक्सिस पे खुलता है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का जो मुंह खुलता है पैराबोला का वो ऐसे क्यों खुलता है, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए भैया जो आपका इवन फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन होता है, देखिए हमेशा जो मुंह खुलेगा वो ऑड फंक्शन पे खुलेगा, ऑड फंक्शन की ओर मुंह खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वाई स्क्वायर है, ये आपका इवन है, यहाँ इवन फंक्शन है,
और जो आपका सिंपल एक्स है ये आपका ऑड है, तो मुंह किधर को जाएगा, एक्स एक्सिस की ओर। ऐसी बात करूँ मैं इसमें और देख लो, एक्स यहाँ पे कैसा हमारा एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन है और वाई कैसा हमारा ऑड फंक्शन है, इसमें मुंह खुलेगा वाई एक्सिस की ओर, यानी कि ऑड फंक्शन में मुंह खुलता है हमारा उसकी ओर ही खुलता है, जो हमारा ऑड फंक्शन होता है उसमें मुंह उधर ही खुलता है। ठीक, यहाँ देखिएगा वाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे आप चीज जानते हो जो आपका कॉस है वो कैसा भैया आपका एक पूरा इवन फंक्शन है। इसका जब आप एक्सप्रेशन खोलोगे इसमें पावर्स आती हैं, सारी पावर कैसी आती हैं, इवन आती हैं, यानी कि मुंह हमारा एक्स एक्सिस की ओर नहीं खुलेगा। और क्या है फिर, और वाई, ये देखो इसीलिए यहाँ पर वाई की ओर मुंह खुला है। समझ में आ चुका है ये मुंह ऐसे क्यों खुलता है, छोटी सी नॉलेज थी मैं आपको देना चाह रहा था। तो भैया यहाँ पे हम एक लाइन डाल सकते हैं, लाइन क्या डालेंगे, देखिए लाइन डाल सकते हो, देखिए लाइन डाल सकते हो आप लोग, सिंस कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इज एन इवन फंक्शन, मैंने आपको भी बताया जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आपका इवन फंक्शन है, इसका जो एक्सप्रेशन खुलेगा उसकी जो पावर्स आती है वो इवन आती है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप, सिंस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। फीलिंग पड़ गई होगी। तो बस आज के छोटे से वीडियो में हमने जाना कि हम किसी भी कॉमन कैटेगरी की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, और आपको मैंने बताया भी कि हम इंट्रिंसिक इक्वेशन की सहायता से ही हम कार्टेशियन इक्वेशन की ओर पहुंचते हैं। ओनली हमें एलिमिनेट करना होता है एस और साई को। तो बस आज के छोटे से वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल। भैया कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको कॉमन कैटेगरी की कुछ डेफिनेशंस और इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। एक भी लेक्चर मिस मत करना भैया, सारे लेक्चर्स एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आपने एक नहीं देखा होगा तो आप पे दो नहीं आएगा, दो नहीं देखा होगा तो आप पे तीन नहीं आएगा, इसलिए आपको भैया रेगुलरिटी का विशेष ध्यान रखना है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना, मेरी आपके से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने एक बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक ले सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।